इस देश की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोल और डीजल का बढ़ता दाम, और जिस वजह से महंगाई भी आसमान को छू रहा है। आज हमारे साथ एक भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व पेट्रोलियम सचिव जिनका नाम आर.एस. पांडे है, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2008 से लेकर 2010 तक पेट्रोलियम मंत्रालय में सबसे शीर्ष कुर्सी पे ये बैठे थे, और उस समय दुनिया में सबसे महंगा क्रूड ऑयल था, और आज के समय में उसका आधा दाम भी क्रूड ऑयल का नहीं है। लेकिन उस समय पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था, किस प्रकार से इन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम को कंट्रोल किया था, और वर्तमान में क्या रेट है, और किस प्रकार से गरीबों को पेट्रोल और डीजल के दाम से परेशानी हो रही है, उस सभी संबंध में इनसे चर्चा करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इनसे अच्छा कोई व्यक्ति होगा जो पेट्रोल और डीजल के दामों पे अच्छे ढंग से लोगों को समझा सके। सबसे पहले आप तो हमारे आदरणीय हैं, और आपका नाम रख के संबोधन करना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं चाचा जी बोलूँगा। चाचा जी, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे आपने हैंडल किया था उस समय जब 150 से $150 प्रति बैरल से क्रॉस कर गया था क्रूड ऑयल का दाम? उस समय 150 पार नहीं हुआ था, लेकिन $147 पर बैरल पहुंच गया था, जो अभी तक का रिकॉर्ड प्राइस है। और आज के समय में कितना है? और आज का रेट मेरे ख्याल में 76 है, 76 के आसपास। हाँ, यानी आज का रेट उससे आधा है, करीब करीब आधा है। उस समय पेट्रोल और डीजल का रेट क्या था? 35 रुपया डीजल का रेट था। हाँ। और उससे 8-10 रुपया पेट्रोल का ज्यादातर रहा, यानी 45 रुपया पेट्रोल का लगभग। जी जी, 45 रुपया पेट्रोल और 35 रुपया डीजल, जब आज के समय से दुगुना दाम था क्रूड ऑयल का, और आज के समय में रेट क्या है? आज तो पटना में 103 टच कर रहा है पेट्रोल, और 95 के ऊपर चल रहा है डीजल। तो ये तो चिंता का विषय जरूर है। भाजपा के आप विधायक हैं, और उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और वर्तमान में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या फर्क देखते हैं दोनों में? नहीं, परिस्थितियां अलग अलग हैं। उस समय तो मैं सरकारी अधिकारी था, और जब इतना दाम क्रूड का बढ़ गया तो देश में बेचैनी जैसी हो गई। सरकारी हलकों में हम लोग समझ रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बाहर से 80% से ऊपर क्रूड का खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना है नहीं। और जब इतना महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचना भी पड़ेगा उसका प्रोडक्ट। तो उस समय कंट्रोल हुए करते थे प्राइस, सरकार तय करती थी कंपनियों के अनुरोध पर, और सरकार कहती थी कि इतना में बेचो, इतना से ज़्यादा में मत बेचो, इतना से कम में मत बेचो। तो जब ये परिस्थिति आई तो कंपनियों ने कहा कि साहब दाम तो अब बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बढ़ाइएगा तो हम लोग पेट्रोल सब कैसे सप्लाई करेंगे, डीजल कैसे सप्लाई करेंगे। तो बड़ी समस्या थी। तो बड़ा सोच विचार के 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई डीजल में, अभी भी याद है मुझे। 3 रुपया का बढ़ोतरी जब आप लोगों ने किया था, हम लोग उस समय छोटे थे, अभी भी याद है। स्मृति ईरानी और भाजपा के बहुत सारे नेता जो है वो सड़कों पे उतरे थे, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, और सिर्फ 3 रुपया का बढ़ोतरी किया। कल से लेके आज तक ये 2 दिन के बीच में 3 रुपया बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल। तो ये बोझ तो बढ़ गया है, और जनता को तकलीफ है। लेकिन इसमें ये क्यों बढ़ा? एक तो इंटरनेशनल प्राइसेज आज 75-76 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन करीब 50 से 60% तो इसमें टैक्स है, और टैक्स में भी ज़्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का है जो भारत सरकार वसूल करती है, और कुछ हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वैट का है। तो अगर टैक्सों में कमी की जाए तो दाम कम हो जाएंगे। रेवेन्यू तो बहुत बड़ा है इससे, लेकिन सरकार को तो एक बैलेंस करना होगा कि सरकार का जो टोटल खर्चा है, आमदनी कहाँ से आएगी और खर्च कैसे किया जाएगा। तो अभी तक तो सरकारें जब कंट्रोल का रेजीम था तो कंपनियों को सब्सिडी देती थी,
कि इससे ज़्यादा मत बेचो क्योंकि जनता पर बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अब आज डी कंट्रोल हो गया है और सरकार ने अपना टैक्स का लेवल बढ़ा दिया है, तो करीब 50 से 60% तक उसमें टैक्स है। तो जब तक सरकार टैक्स कम नहीं करेगी ये दाम बढ़ते रहेंगे। अच्छा, इस समय जो है पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा है, उसके अलावा भी महंगाई बढ़ी है, जीडीपी भी डाउन है, और कांग्रेस के समय में जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, थोड़ा कड़वा सवाल है, उस समय जीडीपी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2021 तक का, ये पूरा कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, 6 साल 6.5 साल के कार्यकाल का, मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी ज़्यादा अच्छा था। ऐसा क्यों? देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 में जीडीपी बढ़ोतरी की रफ्तार काफ़ी अच्छी थी। यूपीए 2 के टाइम में कुछ उसमें ह्रास हुआ, और यूपीए 2 के बाद ये एनडीए की सरकार आई। तो एनडीए की सरकार में 14 में आई, 16 से लगातार गिरावट हो रही है जीडीपी में। 8% का जो दर था वो पैंडेमिक के पहले 4% पर आ गया। मतलब पैंडेमिक के पहले 4% पे आ गया था जीडीपी। यानी जीडीपी के गिरावट में पैंडेमिक से ज्यादा योगदान जो है गलत मैनेजमेंट का, इसको कह सकते हैं? नहीं, मैंने इसको ऐसे देखिए कि 2016, 17, 18, 19 में करीब 8% का जो रेट था वो घट के 4% आ गया। और ये पैंडेमिक का जो ईयर था ये तो पूरी दुनिया के लिए खराब था, भारत के लिए बहुत खराब है। भारत में जो एक साल में गिरावट दर्ज की गई है 19-20 में, 20-21 में जो गिरावट दर्ज की गई है वो 7.3% है। कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी का है जो दुनिया में कहीं नहीं है इतना। हमारे अगल बगल के देशों में भी गिरावट हुई है, अमेरिका में भी गिरावट हुई है, पूरी दुनिया में गिरावट हुई है, लेकिन हमारे यहाँ 7.3% की गिरावट हुई है, जो बहुत बहुत अधिक है। अब इसमें पेट्रोल डीजल का जो दाम है इतना बढ़ रहा है कि इन्फ्लेशन की बात आपने कही, इस बार का इन्फ्लेशन तो होलसेल इन्फ्लेशन 13% से ज़्यादा हो गया, रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो गया। आरबीआई कहती है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो लिमिट है। हम लोगों ने 4% का एवरेज माना था कि 4% होना चाहिए। 2% से लेके 6% तक एक्सेप्टेबल लिमिट है, 6% से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अभी फूड इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ गया, रिटेल इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ गया, और होलसेल इन्फ्लेशन तो 13% से ज़्यादा बढ़ गया। इसमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल 99% पेट्रोल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है, और उसमें 70% का इस्तेमाल पेट्रोल का 2 व्हीलर पर होता है। अब 2 व्हीलर पर कौन चलता है? आम आदमी चलता है, मिडिल क्लास के लोग चलते हैं, विद्यार्थी चलते हैं, बाजार जाने वाले लोग चलते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग चलते हैं। तो इन लोगों पर बोझ काफ़ी बढ़ गया। और डीजल से सामान की ढुलाई होती है, ट्रकों में डीजल लगता है। अब तो रेल काफ़ी इलेक्ट्रिक में हो गए हैं, लेकिन रेल का भी डीजल का इस्तेमाल है। तो डीजल किसानों के काम आता है। तो डीजल और पेट्रोल की मार तो किसानों पर, आम आदमी पर, गरीबों पर, क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार को एक ही उपाय है, टैक्स की रेट घटाओ। टैक्स का रेट घटाने से कहीं देश बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? आमदनी जरूर कम होगी और सरकार के पास संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन ये वर्तमान सरकार के पास संसाधनों की कमी है क्या? ये तो सरकार बोलती है कि हम देश को जो है बहुत आगे, बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। नहीं, वो कहने की बात जो भी हो, लेकिन स्थिति ये है कि पहले की सरकार हो या आज की सरकार हो, संसाधन तो जुटाने पड़ते हैं। अगर टैक्स कम कीजिएगा तो संसाधन में कमी आएगी, लेकिन तब है कि एक बैलेंस तो रखना पड़ेगा। हम घर चलाते हैं
तो हमको देखना पड़ता है कि आमदनी हमारी कितनी है, कितना का खेत बेचना पड़ेगा, कितना कर्ज लेना पड़ेगा, ताकि हमारा जो खर्च है वो पूरा हो सके। तो अभी क्या है, टैक्स का रेट काफ़ी बढ़ गया ये पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन जब अगर नहीं घटाएंगे तो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी को और बर्बाद कर देगी, और जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा तो ये प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, हम लोग स्टैगफ्लेशन के शिकार बन जाएंगे। मतलब आप इतना अच्छे ढंग से बारीकी से ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारा बात देश के लोग समझ पाएंगे क्या? जो लोग समझना चाहते हैं वो ज़रूर समझते हैं। हमारे यहाँ जो समस्या है, काफ़ी लोग गरीब हैं, रोजी रोटी। आप तो गरीबों के लिए ही ये सारी बातें बता रहे हैं ना, महंगाई और भी बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता, ये सब चीज़ें। तो मैं सरकार में होता तो आज की जो स्थिति है, टैक्स जरूर कम करने की बात सोचता, और उसकी भरपाई कहाँ से होगी ये भी सोचता। भरपाई कहाँ से होगी? अच्छा, भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कब था इंटरनेशनल मार्केट में? मैं तो बताया कि मेरे टाइम में 2008 में $147 प्रति बैरल क्रूड। मतलब जब आप पेट्रोलियम सचिव थे? हाँ, उसी समय। और उस समय आपने कंट्रोल कर लिया? उस समय 3 रुपया बढ़ाया गया, अंडर रिकवरी थी, कंपनियों को सब्सिडी दी गई, कुछ वायल बॉन्ड्स दिए गए, तो जो भी तरीका हो सकता था पर लीटर टैक्स का लगाने का काम शुरू हुआ। पहले परसेंटेज लगता था, जो आज भी अभी वैट का परसेंटेज पर है, तो उन दिनों एक्साइज ड्यूटी भी परसेंटेज में था, तो वो किया था। लेकिन संसाधन जुटाने का तो जहाँ पैसा है वहाँ से जुटाना पड़ेगा। अब आज एक सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है और धन बढ़ा है पैंडेमिक में भी, और वो है शेयर मार्केट। बीएसई का जो सेंसेक्स का इंडेक्स है वो 2020-21 में 75% बढ़ा है। निफ्टी मतलब 80% बढ़ा। देश में जब कोरोना आया, हाँ, और कोरोना के वजह से देश जो है अनेकों परेशानियों का सामना कर रहा था, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर जो शेयर बाजार है उसका वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो हुआ। 75% 1 ईयर में बहुत ग्रोथ, और वही 1 ईयर में लगभग 25 रुपया पेट्रोल और 25 रुपये के आसपास डीजल का दाम बढ़ गया। तो क्या वहां से कुछ ऐसा तरीका अपनाया जा सकता था कि वहां से कुछ रिकवरी करके और यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके? जरूर। वन टाइम टैक्स, जो लोग शेयर मार्केट में इतनी बढ़ोतरी से जिनको लाभ हुआ है, अप्रत्याशित लाभ हुआ है, वन टाइम टैक्स, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन वन टाइम टैक्स उन पर लगाना चाहिए। जिन कंपनियों की प्रॉफिट में काफी बढ़ोतरी हुई है, उन पर भी कितना कंपनी के प्रॉफिट में पिछले 1 साल में ज्यादा मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि देश का जो कॉरपोरेट सेक्टर का 90% प्रॉफिट है, वो 15 टॉप कंपनियों को गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि कोरोना काल में 90% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 15 कंपनियों ने दिया है इस देश को, और वो भी कोरोना काल में। आखिर ऐसा क्या मैजिक था उन कंपनियों के पास, या सरकार ने ऐसा कौन से जादुई छड़ी से उन कंपनियों का मदद किया कि 15 कंपनियां 90% प्रॉफिट में शेयर होल्डर बन गई, और बाकी सारी कंपनियां जो है सिर्फ और सिर्फ 10% में, और देश के आम आदमी और गरीब लोगों की तो स्थिति ही मत पूछिए। तो जिनके पास धन हुआ है उनसे जरूर टैक्स लेने की बात सोचनी चाहिए। अडानी के पास भी हुआ है, पतंजलि के पास भी हुआ है, रिलायंस के पास भी हुआ है, और ऐसी सारी बड़ी कंपनियों 10-12 कंपनियों को, मतलब टोटल 15 कंपनियों को हुआ है। क्या इनसे धन अर्जित किया जा सकता है? टैक्स वो भी देते हैं, सब पर टैक्स लगता है, लेकिन मेरा ये मतलब है कि ये जो सेंसेक्स में जो बूम हुआ, इसके कारण जो लोग भी प्रॉफिट में हुए, उन पर वन टाइम टैक्स लगा के सरकार कुछ संसाधनों का कंट्रीब्यूशन ले सकती है और लेना चाहिए। हमारे साथ पूर्व पेट्रोलियम सचिव और पूर्व भाजपा के विधायक RS पांडे चाचा जी जुड़े हुए थे, और इन्होंने अपने विचार को रखा। बस इस देश के आदरणीय और यशस्वी नेता तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से एक सच तक की टीम विनती कर रही है
कि गरीबों के हक को देखते हुए कम से कम वर्तमान समय में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है उसमें 25% की कमी की जाए। उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल से देश को बहुत ज़्यादा टैक्स आने वाला है, और जब ये कमी होगा तो परचेजिंग पावर इस देश के लोगों का बढ़ेगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तब जाके जीडीपी जो है वो कंट्रोल होगा और पॉजिटिव होगा। आप लोग सच तक देख रहे थे और मैं मनीष कश्यप आर.एस. पांडे चाचा जी के साथ अपनी सारी बातों को और इनकी सारी बातों को आप लोगों से साझा कर रहा था। जय हिंद।